नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी से आज का हमारा क्वेश्चन है संसदीय व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। संसदीय व्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के प्रकार कौन कौन से हैं, पूरी तरह विस्तार से समझेंगे। पूरी तरह से वीडियो पूरा नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस चैनल पर पॉलिटी का अभी नोट्स चल रहा है। अब तक हमने इतिहास और भूगोल से पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया एसएससी के पैटर्न पर आधारित। ठीक है, तो इस चैनल पर जीएस का फ्री में नोट्स उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस तो उसमें पूछा ही जाएगा। तो जीएस के लिए आप एक बेहतरीन क्लास और बेहतरीन नोट्स चाहते हैं तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही शानदार नोट्स है संसदीय व्यवस्था। आज हम जानेंगे इसके लोकतांत्रिक सरकार के प्रकार। उसमें आता है संसदीय व्यवस्था भारत सरकार जिसकी विशेषताएं हैं नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका। इसको जूम करना पड़ेगा तब आपको कुछ समझ में आएगा। बहुमत प्राप्त दल का शासन और सामूहिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक एक रूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन और गोपनीयता, ये इसकी विशेषताएं हैं। किसकी? संसदीय व्यवस्था, यानी जो भारत सरकार की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो कि अमेरिका में है, आप सभी जानते ही हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं राष्ट्रपति राज्य एवं केंद्र का मुखिया और राष्ट्रपति का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए एवं निश्चित कार्यकाल के लिए, अर्थात केवल गैर संवैधानिक कार्य करने के कारण हटाया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक मुखिया राष्ट्रपति एवं उसके सदस्य अपने कृत्यों के कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का निचला सदन का विघटन नहीं कर सकता। ठीक है, अब है भारतीय संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका, राष्ट्रपति देश का मुखिया मात्र है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद है। ठीक है, समझ गए आप भारत में कैसी प्रणाली है भारत सरकार संसदीय व्यवस्था को चलाने के लिए। हमारे यहाँ तो भारत सरकार लोकतांत्रिक है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में तो अमेरिकी में ये चलता है। हमारे यहाँ लोग प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं। और ये कितने वर्ष के? हमारे यहाँ 5 वर्ष, इनके लिए 4 वर्ष एक निश्चित कार्यकाल के लिए, अर्थात केवल गैर संवैधानिक कार्य करने के कारण हटाया जा सकता है। ठीक है, यह बात समझ गए आप। अब आइए जानते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष क्या हैं। संसदीय व्यवस्था के गुण होते हैं विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य रहे, उत्तरदायी सरकार होती है, निरंकुशता का प्रतिषेध है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। और इसके दोष भी हैं संसदीय व्यवस्था के, अस्थिर सरकार है, नीतियों की निश्चितता का अभाव है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता है, शक्ति पृथक्करण का विरुद्ध है ये। ठीक है, संसदीय व्यवस्था के कुछ गुण हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य बना रहता है और यह सरकार उत्तरदायी रहती है, और निरंकुशता की भी कुछ प्रतिषेध हैं। ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। आप एक एक बार अगर इसे पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, संसदीय व्यवस्था के कुछ दोष हैं, जो कि अस्थिर सरकार है। अस्थिर सरकार यानी संसदीय सरकार में अस्थायी सरकार नहीं होती है। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल का परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। ठीक है, यही सब संसदीय व्यवस्था के ये सब दोष हैं। 5 टोटल दोष हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं संघीय व्यवस्था, जिसे हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सरकार 2 भागों में वर्गीकृत है। पहली सरकार है संघीय विशेषताएं, दूसरी है एकात्मक विशेषताएं। संघीय विशेषताएं में आखिर कौन कौन से हैं, क्या क्या आते हैं इसमें? द्वैध राज पद्धति आती है, लिखित संविधान आता है, शक्तियों का विभाजन, कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और एकात्मक विशेषताएं इसकी क्या है सरकार की? सशक्त केंद्र होता है, राज्य अवसर नहीं देता है, और एकल संविधान होता है, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन। ये संसदीय व्यवस्था में 2 चीज़ें होती हैं, एकात्मक विशेषताएं और संघीय विशेषताएं। ठीक है, सरकार की संघीय विशेषताएं, द्वैध राज पद्धति क्या है? संविधान में केंद्र स्तर पर एवं राज्य स्तर पर राज्य द्वैध राज पद्धति को अपनाया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियाँ प्रदान की है। ठीक है, लिखित संविधान यानी हमारा संविधान न केवल लिखित है बल्कि संपूर्ण विश्व में सबसे विस्तृत संविधान भी है। ये भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है।
सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है। ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता और कठोर संविधान, ये सब स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता, इन सब के बारे में बताया गया है कि आखिर कठोर संविधान किसे कहेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहेंगे, द्विसदनीयता किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा लिखी गई। द्विसदनीयता यानी संविधान में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है और उच्च सदन यानी राज्यसभा एवं निम्न सदन जिसे हम लोग लोकसभा बोलते हैं। ठीक है। संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं, कुछ सशक्त केंद्र और राज्य अवसर नहीं देता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे और जानेंगे, नोट करके ये बात जरूर लिखिएगा बच्चों। भारतीय संविधान बहुत अधिक मात्रा में एकात्मक विशेषताएं हैं, विशेषताएं लिए हुए एक संघात्मक संविधान भी है। ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। एकीकृत न्यायपालिका यानी भारतीय संविधान में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है, इसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है। सब कुछ एक एक पॉइंट में लिखा गया है, हर चीज़ को बताया गया है आपको आखिर क्या है। अब ये जानते हैं आपातकालीन उपबंध क्या है, इमरजेंसी में क्या क्या होता है, आइए वो सब भी जान लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये तीनों आपातकाल हैं। और ये तीनों अनुच्छेद 356 क्या कहता है, 360 क्या कहता है, 352 क्या कहता है, आइए पूरे विस्तार से समझते हैं। आपातकालीन उपबंध क्या है? संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध उल्लिखित है। ठीक है। संविधान में इन उपबंधों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा कराना है। ठीक है। दूसरा बिंदु है महत्वपूर्ण, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की निर्दिष्ट किया गया। आपातकाल कौन से हैं? पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन अथवा यानी संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये तीनों चीज़ ये भारत में इमरजेंसी लगता है अब तक। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में अब तक कौन सी आपातकाल यानी कौन सा आपातकाल अभी नहीं लगा है। ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है। आइए राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है ये इसे जान लेते हैं। घोषणा के आधार पर यदि भारत की अथवा या इसके किसी विभाग की सुरक्षा के युद्ध अथवा बारही आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का कारण खतरा उत्पन्न हो गया तथा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। 352 के यानी कहीं भी मतलब वहाँ हंगामा होता है ना, सब लड़ाई झगड़े युद्ध आदमी जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर विद्रोह हो गया है, आपस में लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, अगर पुलिस के मनाने पर भी अगर मतलब स्थिति काबू में ना आ पाए तो यह राष्ट्रपति आपातकाल लगा देता है। सभी लोग घर के अंदर हो जाते हैं, कोई भी घर से बाहर नहीं आता है, जिसको भी पुलिस देखती है उसे मारने लगती है। ठीक है। तो ये भी हमारे भारत देश पर एक बार लगा था। यह 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था, परंतु 40वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया तथा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। ठीक है। राष्ट्रपति या 352 राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगता है और इसमें आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आपको मौलिक अधिकार है, वो सब छीन लिया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है। तब आप नहीं कहेंगे कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, वहाँ पर आपके अधिकार को छीन लिया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियम लगा आपातकाल लग जाता है। ठीक है। 352 में। ठीक है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह बात लिखी गई है। ठीक है। अब आइए संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि, ये क्या है आइए इसे जानते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के बाद 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। यदि आपातकाल की घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में एक समय बिना उद्घोषणा को अनुमोदित किए गया हो या तथा उद्घोषणा लोकसभा में पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। ठीक है। अगर ये सब स्थितियाँ रहेंगी तो हो सकता है संसदीय अनुमोदन द्वारा ये सब समय का है। यदि संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ये सब से और राष्ट्रीय आपातकाल के कुछ प्रभाव आते हैं जो कि केंद्र राज्य
संबंधों पर यानी कार्यपालिका और विधायिका, वित्तीय और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा कार्यकालों के प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो आप उस समय एकदम सब बंद, 352 लगा, एकदम राष्ट्रपति जो जो कहेगा उसी के हिसाब से चलेगा सब कुछ, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है, जो कि कार्यपालिका प्रभावित हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार हो जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यवाही निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये इसके कुछ प्रभाव हैं जो भी आपातकाल लगता है, ठीक है। मूल अधिकारों पर भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का भी उल्लंघन हो जाता है और अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल 6 मूल अधिकार स्वतः ही विलंबित हो जाते हैं, तब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है और अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जागृत हो जाता है। जब स्थिति काबू में आ जाएगी, जब हट जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, तब आपका वो मूल अधिकार आप पर लागू होगा, ठीक है। अब आइए जानते हैं अनुच्छेद 358 से 359 में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर साफ साफ आपको दिख रहा होगा। केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संबंधित है और अनुच्छेद 59 में उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है, ठीक है। यह संपूर्ण देश में लागू होता है और यह संपूर्ण देश अथवा देश के किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 359 और 358 ये बहुत ही एकदम कॉमन अंतर आपको बताया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय आपातकालों से बहुत बार क्वेश्चन बना है, इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इन प्रश्नों को आप नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। और राष्ट्रीय शासन अथवा संवैधानिक आपातकाल क्या है, यह घोषणा के आधार पर होता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र में विफल हो जाने पर राज्य सरकार को केंद्र द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का आधार जो कि 356 है और 365 है। 356 यानी राष्ट्रपति औसत है कि वह घड़ी आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल सकती, ठीक है, तभी 356 लगता है। और यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तब 365 लगता है। ये दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्य का शासन अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत करते हैं, ठीक है। समझ गए आप इस बात को? बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, बस एक एक बार आप पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। ये राष्ट्रपति शासन के कुछ प्रभाव हैं, ये इतना ही रहने देते हैं आज के लिए बच्चों, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हम लोग, ये भी राष्ट्रीय आपातकाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल का सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर अब यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी में थोड़ा मददगार साबित हो सकता है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।